एक लड़की जो कि महज 17 साल की होती है, अचानक से एक दिन घर से लापता हो जाती है और वो लापता बिहार से होती है और लगभग 2400 किलोमीटर दूर एक बैग के अंदर उसकी लाश बेंगलुरु से बरामद की जाती है। ये कहानी की शुरुआत होती है बेंगलुरु से। 21 मई 2025 का दिन था। चंदनपुरा रेलवे ब्रिज जो कि बेंगलुरु में है, यहाँ पे 21 मई को इस ब्रिज के नीचे कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे। काफ़ी सुबह का समय था और ये जो ब्रिज है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे है वो सड़क है और ऊपर ब्रिज का निर्माण किया गया है और इससे ट्रेन जो है वो मेन लाइन होते हुए जितनी भी लंबी दूरी की गाड़ियाँ होती हैं रेल की, वो बेंगलुरु को क्रॉस करती हैं। इस ब्रिज के नीचे 21 मई 2025 को सुबह सुबह कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे। इसमें से एक लड़का जो होता है उसकी नज़र कोने पे फेंकी हुई एक लावारिस बैग पे जाकर टिक जाती है। वो मौके की तलाश करता है। जब सभी उसके साथी काम करके चले जाते हैं, वैसे ही ये लावारिस बैग के पास दौड़ा भागा पहुंच जाता है। शायद इसे लग रहा था कि इस बैग में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है, कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रिज के ऊपर जो रेलगाड़ी जाती है शायद ये किसी यात्री का बैग हो सकता है जो ट्रेन से नीचे गिर गया है। ये सोचते हुए वो तुरंत ही बैग को खोलने की कोशिश करने लगता है। उसके पास कोई हथियार तो नहीं था, लेकिन एक नुकीली चीज़ थी जिसकी वजह से वो बैग को जैसे तैसे उसके चेन को, जो कि लॉक था एक ताले की वजह से, उसे तोड़कर खोलने की कोशिश करने लगता है। अभी चैन ठीक से उसने खोला भी नहीं था, चैन के अंदर से एक ऐसी चीज़ उसको दिखाई देती है कि वो बैग से तुरंत दूर भागता है और चीखने लगता है। इस बैग में एक लड़की की लाश थी। उसका चेहरा सबसे पहले उस लड़के ने देखा और उस चेहरे पे कुछ खून भी लगे हुए थे। अब जब ऐसी चीज़ वो देखता है, घबरा जाता है, परेशान होता है, चीखता है, चिल्लाता है और मौके पे तमाम लोग जुट जाते हैं। अब इनमें से एक अनजान व्यक्ति तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन को कॉल करता है और ये बेंगलुरु का सूर्यनगर पुलिस स्टेशन होता है। यहाँ के जो एक कर्मचारी होते हैं, जो एक पुलिस कांस्टेबल होते हैं, वो जब फ़ोन उठाते हैं और इस तरह की घटना उनको बताई जाती है तो मौका वारदात पे तुरंत ही पुलिस की टीम रवाना हो जाती है। जैसे ही पुलिस की टीम इस घटना स्थल पे पहुंचती है, उस बैग को कब्जे में लिया जाता है। ये एक ट्रॉली बैग था। तुरंत ही इस लड़की के लाश को कब्जे में लेने के बाद पुलिस शुरुआती तौर पे जो सबसे पहले देखने वाला लड़का था उसे बुलाती है, उससे जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी क्लू नहीं मिल पाता है। ये लड़की कहाँ की थी, कहाँ से आई थी, इसका जो उम्र है वो काफ़ी कम है देखने में लग रहा था और पुलिस इस वजह से तमाम कोशिशें करती है। नज़दीकी और भी अन्य पुलिस थानाओं पे इसकी फ़ोटो को भेजा जाता है, लेकिन पुलिस को 1 से 2 दिन बीत जाते हैं और कोई भी सफलता हासिल नहीं लगती है। इसके बाद 23 मई 2025 को पुलिस इस फोटो को वायरल करने का सोचती है। तमाम सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है और इस लड़की के फोटो को सर्कुलेट कर दिया जाता है। आसपास के किसी भी थाने से कोई जानकारी नहीं आती है, ना ही कोई बच्ची के गुमशुदगी की कोई ऐसी रिपोर्ट दर्ज थी जहां से इस बच्ची का मिलान हो जाए, इस लड़की का मिलान हो जाए। लेकिन 23 तारीख को एक फ़ोन कॉल शाम के समय इस पुलिस थाने पे आता है और जो कि बिहार से आया था। बिहार में हिस्वा नाम का एक गांव पड़ता है जो कि नवादा गांव के पास ही है। यहाँ से एक पुलिस के द्वारा पुलिस थाने से फ़ोन किया जाता है और बताया जाता है बिहार से लगभग 24 किलोमीटर दूर जो नवादा ज़िला है, यहीं का जो गांव था, वहां से पुलिस थाने से जब कॉल आता है बेंगलुरु पुलिस के पास, तब बताया जाता है कि एक ऐसी ही लड़की मिलती जुलती, जिसका जो फेस है वो काफ़ी मिलजुल रहा है, 15 मई 2025 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उसके परिवारजनों के द्वारा। इसके बाद पुलिस तुरंत ही बिहार पुलिस से कॉन्टेक्ट करती है। जो लड़की के पिता होते हैं उन तक ये संदेश भिजवाया जाता है कि उनकी लड़की की जो मिलान हो रही है वो बेंगलुरु में मिलने वाली उस अनजान लड़की के चेहरे से हो रहा है। जब बेंगलुरु पुलिस, जो ये हिस्सा होता है, यहाँ के पुलिस थाने के कांस्टेबल से जब और भी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि जो ये लड़की है
इसका नाम रिया है और इसके पिता ने 15 मई 2025 को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और ये जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ये एक किडनैपिंग केस को लेकर के दर्ज कराया गया था, जिसमें कि जो सस्पेक्ट था, जो आरोपी था, उसे पास के ही गांव का बताया जा रहा था, जिसका नाम था आशिक कुमार। अब ये जो लड़का था वो संदिग्ध था इस पूरे मामले में। लड़की की पूरी जांच पड़ताल जब निकाली जाती है, कुंडली खंगाली जाती है, तो पता चलता है लड़की का कोई अता पता नहीं है, वो अभी भी गुमशुदा है। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस बिहार के पुलिस से कांटेक्ट करती है और उसके बाद जो पिता होते हैं रिया के, उन तक फ़ोन कॉल जाता है और उन्हें इस लड़की के शिनाख्त के लिए बेंगलुरु एक टीम पुलिस की, पूरी बिहार पुलिस की लेकर के रवाना हो जाती है। जैसे ही मॉर्चरी रूम में जो डेड बॉडी रखी हुई थी उस तक रिया के पिता को ले जाया जाता है, तो वो जैसे ही डेड बॉडी का चेहरा देखते हैं वो तुरंत अपने बच्चे को पहचान लेते हैं और फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद जब पुलिस डेड बॉडी की शिनाख्त करवा लेती है उसके परिवारजनों से, इसके बाद इस केस को अब आगे सुलझाने के लिए पुलिस को और भी जांच करने की ज़रूरत थी। रिया के पिता से बात किया जाता है और रिया ने जो एफआईआर में आशिक कुमार का नाम लिखाया था उसके गांव के बारे में डिटेल लिए जाते हैं। उसके बाद इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तब पता चलता है कि इस लड़की की हत्या जो हुई है गले को काफ़ी जोर से दबाने की वजह से हुई है, जिस वजह से गले की हड्डी टूट गई है। और संदेह ये जताया जाता है कि जिसने भी, जो कातिल है, जिसने इस लड़की की हत्या की है, वो इसके छाती पे बैठकर और फिर गला दबा रहा था, जिसकी वजह से उसके घुटने का जो प्रेशर है उसके गले के बोन पे आया, इस वजह से वो हड्डी टूट गई है। इसके बाद इसकी जो बॉडी होती है रिया की, वो उसके पिता को सौंप दी जाती है और रिया के पिता जो भी उसका अंतिम संस्कार होता है वो पूर्ण कर देते हैं। इसके बाद जो बेंगलुरु पुलिस की टीम होती है वो बिहार पुलिस के साथ कांटेक्ट करके एक टीम गठित की जाती है और तुरंत ही बिहार रवाना कर दिया जाता है। जिस गांव की, हिस्वा गांव की ये लड़की थी, उसके पास में रहने वाला जो आशिक कुमार था, उसके गांव में जाकर दबिश दी जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे गिरफ्तार करके बेंगलुरु लाया जाता है, क्योंकि ये जो पूरा मुकदमा था ये बेंगलुरु का ही था। ये जो केस था, यानी कि बॉडी जो मिली थी वो बेंगलुरु से बरामद की गई थी, लेकिन जो किडनैपिंग केस था वो बिहार के पास था। इसलिए दोनों ही पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इसके बाद बिहार पुलिस इस लड़के को तुरंत ही अरेस्ट करती है और बेंगलुरु भेज दी जाती है। जब ये लड़का बेंगलुरु पहुंचता है तो उसके बाद पुलिस इससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस इस लड़के से पूछताछ कर रही थी तब ये कुछ भी बताने से मना कर देता है। उसके बाद पुलिस अपने सख्त रवैये को अपनाती हुई जब इससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है तब ये स्वीकार करता है कि ये शादीशुदा है और ये रिया के गांव के पास में ही रहता था, जिस वजह से रिया से इसकी जान पहचान पहले से ही थी और ये जान पहचान दोस्ती में बदल चुकी थी। रिया अपने घर पे ही रहती थी क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई भी करती थी और ये जो आशिक कुमार था ये अपने जॉब की वजह से अपने फूफा के घर लगभग 3 साल पहले चला गया था और इसने एक कंपनी ज्वाइन की थी जहाँ पे ये बेंगलुरु में काम करता था। इसने 3 साल बाद अपने घर की ओर रुख किया, बिहार आया और फिर वो अपनी पत्नी के साथ ही साथ इस रिया के साथ भी अपने अफेयर को बढ़ाता हुआ चला गया। वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को भी संभाल रहा था और इधर अपनी जो दोस्त थी रिया उससे भी बातचीत करना शुरू कर देता है। एक दिन वो रिया को बातों ही बातों में कहता है कि क्या तुम बेंगलुरु घूमना चाहती हो, क्योंकि मैं वहाँ जॉब करता हूँ, बहुत अच्छी नौकरी है और बहुत अच्छा शहर भी है, इस वजह से क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चलना चाहोगी। रिया एक गाँव की लड़की थी और उसे बड़े शहर घूमने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। इस वजह से 15 मई को बिना बताए घर में अपने माता पिता को वो इस लड़के के साथ, आशिक कुमार के साथ निकल जाती है। जब ये घर से निकलते हैं इधर रिया के पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं। काफ़ी लंबे वक्त जब वो घर नहीं वापस आती है तो परेशान होकर इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं। लगभग 16 तारीख को वो पुलिस थाने पहुंचते हैं। पुलिस को इस बारे में सूचित किया जाता है। पुलिस उसके बाद एफआईआर दर्ज करती है क्योंकि लड़की जो थी वो अभी तक नाबालिग थी, इस वजह से किडनैपिंग केस दर्ज करा लिया जाता है। इसके बाद इधर जो आशिक कुमार था जिसने रिया को लेके झांसे में कि बैंगलोर वो उसे घुमाएगा, सबसे पहले उसे लेकर हिस्वा से सीधे गया के जंक्शन पहुंच जाता है और ये जो गया जंक्शन है ये
हिसवा से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पे होता है। यहाँ से वो ट्रेन पकड़ते हैं कलकत्ता के लिए, जो कि 483 किलोमीटर की दूरी पे है। वो सीधे कलकत्ता पहुँचते हैं। कलकत्ता में कुछ घंटे कुछ वक्त बिताते हैं। उसके बाद सीधे वो फिर से बेंगलुरु की ट्रेन पकड़ लेते हैं और बेंगलुरु की ट्रेन पकड़ने के बाद 1875 किलोमीटर की वो दूरी फिर से तय करते हुए सीधे बेंगलुरु पहुँच जाते हैं और ये टोटल 2400 किलोमीटर की दूरी थी। इसके बाद रिया को लेकर के वो सीधे अपने फूफा फूफी के घर चला जाता है, क्योंकि बेंगलुरु में उसके फूफा फूफी के साथ ही वो रहता था जॉब करने के दौरान। अब जब ये फूफा फूफी के घर पहुंचता है इस लड़की को लेकर रिया को, तब फूफा और फूफी भी नाराजगी नहीं जताते हैं, जबकि उनको पता था कि ये लड़की जो है पड़ोस के गांव की है, वो आशिक कुमार की दोस्त है। ये जानते हुए भी वो उसे वहां रहने की परमिशन दे देते हैं। ये दोनों ही 2 दिन बाद लगभग 17 मई को बेंगलुरु पहुंच चुके थे। 2 दिन ये वहीं पे काफ़ी आराम से बिताते हैं। 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख बीत जाती है। अब 20 तारीख का दिन आता है। जो फूफा फूफी थे वो दोनों ही काम करते थे, जॉब करते थे, इस वजह से वो समय पे अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और ये दोनों ही लड़के और लड़की रिया और आशिक घर में अकेले थे। जब ये दोनों अकेले थे तो किसी बात को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई की वजह से आशिक कुमार का गुस्सा काफ़ी बढ़ जाता है और वो रिया को मारने पीटने लगता है और उसका गला दबाना शुरू कर देता है। गला दबाकर रिया को वो वहीं पे मार डालता है। इसके बाद वो काफ़ी घंटों तक सोचता है कि अब इस लाश के साथ करना क्या है। इसके बाद उसके मन में एक आइडिया आता है। वो अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगाने के बाद बहाने से घर बुला लेता है। जब उसके दोस्त घर आते हैं तब देखते हैं कि सामने एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तब वो घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं और इस पे जो ये आशिक कुमार था अपने दोस्तों को बताता है कि अगर तुम जाकर पुलिस को बताते हो या कुछ भी करते हो, मेरा साथ नहीं देते हो, तो फिर मैं डायरेक्टली तुम सभी का नाम इसमें फंसा दूंगा और तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। अब इसके बाद ये सभी दोस्त और आशिक कुमार मिलकर एक प्लान करते हैं कि क्यों ना रिया के बॉडी को एक तरह से ऐसे दिखाया जाए कि उसने अपने आप से अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लिया है। इसके बाद ऐसा सोचते हुए वो दोनों ही फंदे का इंतजाम करते हैं और इस रिया की बॉडी को कहीं पे भी लटकाने की कोशिश कर रहे थे। इतने में एक दोस्त को ये दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना हम ऐसा पुलिस को शो करें कि रिया ने खुद से ये सारे काम किए हैं और हमने उसको बचाने के लिए खिड़की जो है वो तोड़ कर अंदर आने की कोशिश की, उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक रिया की जान जा चुकी थी। इसके बाद कमरे की खिड़की कुछ दोस्त तोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो कमरे का कांच होता है वो बाहर की तरफ टूट कर गिरने लगता है, क्योंकि वो सभी अंदर की ओर से इस खिड़की के कांच को तोड़ रहे थे। इतना करते करते ही अब उसके फूफा फूफी भी आशिक कुमार के घर आ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी ख़त्म कर चुके थे। जब वो ऑफिस से घर आते हैं और ये पूरा मंजर अपने घर का देखते हैं, तो उसके बाद इसके जो फूफा फूफी होते हैं उनके मन में एक दूसरा आइडिया आता है। वो कहते हैं कि सभी को छोड़कर इस बॉडी को एक बैग में पैक करो, एक ट्रॉली बैग में, और इसे किसी अनजान जगह पर फेंक कर आ जाओ, क्योंकि ये लड़की काफ़ी दूर की है तो यहाँ पे कोई पहचान भी नहीं पाएगा और इस तरह से तुम लोग बच भी जाओगे। अब इतना सुनते ही सभी जो दोस्त होते हैं, आशिक कुमार होता है, वो एक ट्रॉली बैग का इंतजाम करते हैं। इस लड़की के बॉडी को उस ट्रॉली बैग में भर दिया जाता है। उसके बाद ओला कैब बुक करवाया जाता है, जो कि आशिक कुमार के फूफा ही करवाते हैं। और इतना करते करते काफ़ी रात का समय हो जाता है। जब ओला की गाड़ी आती है, इस बैग को भरकर कुछ लोग उसमें सवार हो जाते हैं आशिक कुमार के साथ। उसके बाद सीधे इस बैग को ले जाकर ब्रिज के नीचे उस ऑटो को रुकवाया जाता है। उस समय ऑटो चालक को थोड़ा भय भी लगता है कि इतने एकांत में, इतने सुनसान में ये लोग क्यों उतर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पूछता नहीं है कि क्या माजरा है। वो अपना पैसा लेता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। उसके बाद ये बैग को उतारने के बाद जो आशिक कुमार होता है इन झाड़ियों के बीच में बैग को फेंक कर, और ये फिर से सारे लोग जो होते हैं बिहार की तरफ सुबह होते ही रवाना हो जाते हैं। इस पूरे मामले में 7 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर लिया गया है। काफ़ी सारी चीज़ों से पर्दे अभी उठना बाकी है, क्योंकि ये अभी भी जांच का विषय है। इस कहानी की शुरुआत किस तरह से हुई, इस कहानी का खौफनाक अंत किस तरह से हुआ और किस तरह से बच्चियों को बरगलाया जाता है, उनको चकाचौंध की दुनिया दिखाकर, ये अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है। तो आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सचेत रहें, अपने बच्चे को इस तरह से
परवरिश में संस्कार ऐसे भरें कि उनसे बातचीत करते रहें, उनके दिमाग में कौन से ख्याल आते हैं, वो क्या चाहते हैं, और उसे देखकर आप उन्हें अच्छी तरीके से बताएं हर समय कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ताकि वो किसी भी वजह से किसी भी अनजान के बहकावे में ना आकर कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो कि उनके जीवन के लिए काफ़ी भयानक हो सकता है। तो ये माता पिता से अच्छा कोई भी नहीं कर सकता है। हर माता पिता को इस तरह से अपने बच्चे को सिखाना चाहिए, परवरिश देनी चाहिए। आजकल की जो सोशल मीडिया की दुनिया है, ऐसी चकाचौंध की दुनिया में बच्चे के बिगड़ने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। इसीलिए उन्हें जितना हो सके ज़रूरत के हिसाब से ही मोबाइल दें और आप भी उनके पास ही रहें। आप उन पर नज़र रखें कि वो कहाँ जाते हैं, उनके साथी किस तरह से हैं, ताकि आप अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकें और समय आते ही उन्हें ऐसी जानकारियां भी दें जो उनके जीवन को सुखमय बना सकती हैं। तो बस इतनी ही कहानी थी आज की। अगली कहानी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अगर आप ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।